हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अ मेंबर ऑफ ईटेकल्स एंड मैं आपको आज एमको 015 दैट इज इंडियाज फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड उनके अगेंस्ट में जितना इम्पोर्टेंट स्टडी करना है वो मैं आपको आज बताऊंगी. एंड सिंस यू हैव योर एग्जाम्स ऑन 25th, so that's why I'll just say and take some time out of you so that you can listen to the important questions. The most important thing that I want to say is every time the question pattern is different and it has come only once till now. That was in December 23. इससे पहले this question has never come. This is a new syllabus pattern. That's why मैं ये बोलूँगी कि rather than doing any kind of important question, I will say you go by topic wise जो important है उसको select करके अगर आप पढ़ोगे तो I think आपके marks बहुत बहुत अच्छे आएंगे compared to any selective question study. अदर देन दैट मैं ये बोलूँगी कि लास्ट ईयर का दिसंबर में जो क्वेश्चन आया था उसके ऊपर में भी देयर आर सर्टेन फ्रेजेस जो इम्पोर्टेंट हैं. मैं आपको उन क्वेश्चन पैटर्न के अकॉर्डिंगली आपको ब्लॉक नंबर बता दूंगी कि कौन सा ब्लॉक इम्पोर्टेंट है फॉर दिस जून टीईई एग्जाम. एंड आई थिंक वी शुड स्टार्ट. ओके, सो सेमिस्टर 3 जो है उनके लिए है ये. एंड आज हम लोग एमको 015 पे इम्पोर्टेंस देंगे. तो पुराना जो पेपर था उसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखोगे तो आपका ये जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है ये 5 क्वेश्चन आपसे पूछता है. यू हैव टू राइट एनी 5 क्वेश्चंस एंड ईच ऑफ द क्वेश्चन इज ऑफ 20 मार्क्स. वेर इन आप अगर देखोगे तो लास्ट का 8 is kind of short notes, वो भी 10 मार्क्स का. सो इट इज नॉट श्योर दैट आपका ये 10 मार्क्स का इस बार भी आएगा या नहीं. मैं ये बोलूंगी कि इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन प्रिपेयर फॉर 5 और 7 मार्क्स क्वेश्चन. ऐसे बहुत सारे हैं जो आप कर लोगे तो हो जाएगा. एंड यहाँ पे मैं आपको ब्लॉक वाइज बता देती हूँ कि कौन सा कहाँ से आया था. तो अगर दिसंबर 23 का पहले देखते हैं तो दिस वन क्वेश्चन दैट केम इन दैट ईयर, दिस वाज फ्रॉम, ये 2 क्वेश्चन था आपका फॉरेन कैपिटल रिफॉर्म्स के ऊपर. एंड दिस वाज फ्रॉम फॉरेन कैपिटल रिफॉर्म्स एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्किंग यू टू आंसर दिस गैप फाइलिंग फंक्शंस. इसके साथ इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं जो आपको बताना है ऑफ फॉरेन कैपिटल. तो ये है ना, अगर आप आपकी बुक इंस्टीट्यूट के अगर मैथ देखोगे यानी कि यूनिवर्सिटी का, तो ये आपको यूनिट, आई थिंक ये यूनिट 2 में है और आप यूनिट 2 में आपको ये मिल जाएगा पूरा पार्ट. उसके साथ ही मतलब ये जो पार्ट है ना इसके बाद में ही अगर देखोगे तो मैथ में ये वाला क्वेश्चन भी मिल जाएगा, दैट इज वेरियस सोर्सेस ऑफ फॉरेन कैपिटल. ये 12 मार्क्स का है. तो ये दोनों क्वेश्चन जो है ये वन आफ्टर अनदर ही है. तो यूनिट 2 में जब हम लोग जाएंगे वी विल सी दैट. ठीक है. नेक्स्ट इज डिस्टिंग्विश आपसे पूछा गया था, तो यू कैन एक्सपेक्ट वन क्वेश्चन टू कम एज अ कंपैरेटिव एनालिसिस. This question was from unit number unit 3, yes. This is from unit 3. तो आप यूनिट 3 अगर खोलोगे तो वहाँ पर बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें इन डिटेल्स बताई गई हैं. एंड इफ यू गो डाउन मोर, आपको एक हाइपोथेटिकल बैलेंस, एक अकाउंट्स का ना एक चार्ट टाइप का कुछ दिखेगा तो वो आपको यहाँ पे बनाना है. दिस इज ऑल्सो इन योर यूनिवर्सिटी मटेरियल. तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज अगर आप बाहर से कहीं से भी अगर आप पढ़ रहे हो तो इट इज ओके. बट अगर किसी ने आपको मैथ बेस्ड स्टडी कराया है या फिर आप खुद से मैथ से पढ़े हो देन इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू. ओके, सो ये वाला क्वेश्चन यूनिट 3 से है. उसके बाद वाला क्वेश्चन नंबर 3, ये दोनों क्वेश्चन आपका है. दिस इज मेजर प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस ऑफ
इंडियाज फॉरेन ट्रेड एंड आपसे पूछा गया था कि आप अपने साइड से ट्रस्ट एरियाज के बारे में बताओ एज ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट्स। तो इसमें आपका क्या ख्याल है रिगार्डिंग इंक्रीज ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट्स? ये है, ये दोनों ही आपका यूनिट नंबर 4 से है। ठीक है, ये यूनिट 4 का क्वेश्चन है, जब यूनिट 4 में जाएंगे तब ये मिल जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में अगर जाते हैं तो दिस इज वर्ल्ड ट्रेड का क्वेश्चन है। तो ये पूरा आपका यूनिट, दिस इज फ्रॉम यूनिट 4। ठीक है, यूनिट 4 में है एंड इसका कुछ पोर्शन यूनिट 5 में है थोड़ा सा। दैट इज इफ यू लुक एट दिस पॉलिसीज के बारे में अगर थोड़ा इन डिटेल जाना है तो आपको यूनिट 5 भी देखना पड़ेगा। और अगर अगर ऑन ऑन एंड ऑफ बोलूं तो ये आपका ब्लॉक 2 में से आया था। क्वेश्चन नंबर 4 आप पकड़ के चल सकते हो कि ब्लॉक 2 से आने वाला है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज व्हेन यू आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 5, दिस यूनिट इज 8। यूनिट 8 से है इंडियाज टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ओके, नाउ कमिंग टू दिस पोर्शन, मैं आपको और थोड़ा इन डिटेल्स बता सकती हूँ कि अगर आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री को छोड़ के और भी कोई इंडस्ट्री पढ़ चुके हो देन दैट्स ग्रेट, बिकॉज इस बार के लिए आपके लिए ये वाला क्वेश्चन जो था, ये जो है ना स्ट्रेंथ वीकनेसेस जेम्स, ये ज्वेलरी सेक्टर का एक है। देन वन इज इंजीनियरिंग गुड्स पे है। तो ये दोनों ऑलरेडी आ चुके हैं, तो मैं बोलूंगी कि इसको छोड़ के जो है वो करके जाना एंड दैट्स इट। अगर इसको छोड़ के कोई और करके जाते हो तो आपको यूनिट 8 से बहुत सारी चीजें कॉमन में, सॉरी नॉट यूनिट 8, आपको ब्लॉक 3 से बहुत सारा चीजें कॉमन मिलेगा। ठीक है, तो इसके साथ मैं इसको लिंक अप कर रही हूँ ये दोनों को, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 8। इसका एक दो पोर्शन शायद इसी से आ जाए, इसलिए प्लीज डू ब्लॉक 3। ठीक है, ब्लॉक 3 में बहुत सारे हैं तो वो मिला जुला के कर लेना। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6 आपका यूनिट, ये आपका है यूनिट नंबर 13। ठीक है, और इसमें से थोड़ा सा पोर्शन अगर इनका मन किया तो ये शायद यूनिट 14 से भी पूछ ले। ठीक है, तो दिस इज एन और क्वेश्चन, इस बार 13 से पूछा है, कल 14 या 15 से भी पूछ सकता है। तो और करके एक बार देख लेना कि कौन सा वाला यू फील इज इम्पोर्टेंट। इसके अंदर में जब मैं कंसेक्यूटिव यूनिट्स पे भी डिस्कस करूंगी तो उस टाइम पे मैं आपको बता दूंगी कि इन पर्टिकुलर यूनिट्स में कौन सा पोर्शन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि रिपीटेटिवली आता है। और ये एक एक्चुअली अगर आईबीओ का कोई एक पेपर है जिसके साथ इसका बहुत मिक्स सेम सिमिलैरिटी है, तो अगर किसी का ओल्ड सिलेबस का आईबीओ है तो वो अगर चाहे तो इसके साथ रेफरेंस में उसको पढ़ सकता है। बट आई से कि आप यूनिवर्सिटी की बुक को फॉलो करोगे तो कॉमन आ जाएगा, you'll get common. Okay, so next is question number 7। ये आपका है यूनिट, दिस इज फॉर यूनिट 16 आई थिंक, या ये 13 14 15 है, ये तीनों आपका यूएसए, ये वाला यूएसए के साथ है। एक आपसे यहाँ पूछा गया है जापान के साथ आप अपना रिलेशन बताओ, तो यहाँ पे भी आपका ब्लॉक 3 के साथ ब्लॉक 4 दोनों ही काफी एक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7, ये आपका दोनों ही दिस बोथ आर फ्रॉम ब्लॉक 4। ठीक है, तो अगर आप ब्लॉक 4 करोगे तो आपका यहाँ से 20 मार्क्स कॉमन आ जाएगा एंड ये दोनों 6 एंड 7, इसके साथ 8 का थोड़ा सा पोर्शन कॉमन आ सकता है। सो बेसिकली इट इज कवरिंग अ लॉट ऑफ कवरेज। ब्लॉक 4 बहुत अच्छे से करना, ब्लॉक 3 भी करना पड़ेगा। ब्लॉक 3 में कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शंस हैं जो आप करोगे तो हो जाएगा। एंड द थिंग इज जो दूसरे इंडस्ट्री है ना, जैसे कि एनर्जी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, फिर टेक्सटाइल है, देन देयर आर अदर्स,
उनके साथ जब आप इसको कंपेयर करके पढ़ोगे तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स रहेंगे जो कॉमन है सबके लिए। So that's why you don't have to like remember all the other points of others. Instead, आप जो कॉमन पॉइंट्स है उसको याद कर लेना एंड उनमें से अराउंड 10 to 15 will be I think easy to remember. कीवर्ड्स याद रखने से बहुत जल्दी आप रिकॉल कर पाओगे। ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट डायरेक्टली गो टू द मटेरियल। मैं डायरेक्टली आपको यहाँ से बुक में लेके जाती हूँ क्योंकि मुझे बुक वाइज भी बताना है कि आपके ब्लॉक में कौन कौन से पोर्शन इम्पोर्टेंट है। ओके, ब्लॉक का इम्पोर्टेंट बताना जरूरी है, अदरवाइज आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, चलो ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन पेपर था जो मैंने अभी आपको कराया। लेट्स गो टू ब्लॉक 1। ब्लॉक 1 में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो पोर्शन है आपका यूनिट 1, 2 एंड 3, मैंने अभी आपको बताया कि ये सारे पोर्शंस आपके लास्ट टाइम नहीं आया उतना इन डिटेल्स, बट देयर इज अ चांस कि वो इस बार पूछ ले। सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग द रिस्क आई विल से कि आप टॉपिक स्टडी करके जाओ, अदरवाइज प्रॉब्लम आ सकती है। ब्लॉक 1 पे फोकस कम देना है, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 एंड ब्लॉक 4 पे फोकस ज्यादा देना है। ठीक है, ओके, लेट्स जस्ट जंप टू ब्लॉक नंबर 3। ओके, या ओके, चलो ओके, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दिस ब्लॉक। तो इसमें वी विल टॉक अबाउट ऑल द यूनिट्स। मैं एक काइंड ऑफ रिवीजन बता रही हूँ, ये बेसिकली डायरेक्टली फ्रॉम दिस प्लेस जो आपका इंट्रो है, यहाँ पे कंटेंट्स है, कंटेंट से ही मैं बता रही हूँ क्योंकि अगर इन डिटेल गई तो आपको भी काफी टाइम लग जाएगा एंड मुझे भी बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा समझाने में, बिकॉज दिस इज द टाइम यू आर सपोज टू रिवाइज व्हाट यू हैव स्टडीड। ओके, सो जस्ट डू दैट इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू दिस वीडियो फुल्ली। मैं वीडियो में जो भी है वो इम्पोर्टेंट है वो देख लो, समझ लो, फिर खुद से स्टडी करने बैठ जाओ। ठीक है, एंड प्लीज डू नॉट डू क्वेश्चन वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बिल्कुल मत करना वो, क्योंकि कॉमन कुछ लगने के चांसेस हैं या नहीं, दिस नो वन कैन से। इंस्टेड आप टॉपिक वाइज स्टडी करो, बेटर रहे। तो यहाँ पे यूनिट 1 में अगर हम लोग देखेंगे तो यूनिट 1 में आपका ऑब्जेक्टिव्स है, इंट्रोडक्शन है, देन लीगल फ्रेमवर्क की है, ट्रेड, फॉरेन ट्रेड के इंट्रोडक्शन पोर्शन से इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में बताया गया है, बस दैट्स इट। ये बहुत ही बेसिक टाइप का क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, इसमें ज्यादा कुछ पढ़ने के लिए नहीं है। जो चीज आपको नहीं पढ़ना है वो है ये, आप ये छोड़ देना बिल्कुल ही। अगर ये और में आ जाता है तो इसको अटेंड, दूसरे वाले को अटेंड कर लेना इंस्टेड ऑफ दिस, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 to 20, इसको छोड़ देना पूरा। ठीक है, डू नॉट डू दिस। अगर आ जाता है तो कुछ और में कर लेना, क्योंकि ये थोड़ा, एक्चुअली द थिंग इज, अगर आपको हिस्ट्री पढ़ने का बहुत मन है तो 2015 से 20 तक जो है उसको पढ़ो। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये तब अभी अपकमिंग ट्रेंड के लिए या फिर फ्यूचर के लिए ये उतना रेलिवेंट नहीं है, तो you can just understand the different theories and whatever the policies are, instead of seeing what has actually happened in the past. Okay, और यहाँ से अगर क्वेश्चन ये लोग पूछते भी हैं तो इसके साथ और रहता है तो मत पढ़ो, काफी लॉन्ग थ्योरी है, समझ में नहीं आएगा अगर एंड मोमेंट में पढ़ाई कर रहे हो तो डोंट डू दैट। ओके, सो दिस वन यू कैन डू। यहाँ पे ये 3 है, इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन हर बार कॉमन पूछ लेते हैं। अब नहीं पता कौन सा पूछेगा, बट यहाँ से दीज 4 टाइप्स दे आर इम्पोर्टेंट। आप चाहो तो कर सकते हो, बट दीज आर मोरली इम्पोर्टेंट फॉर 4 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, अगर लगा कि करना है तो बस एक बार रीड कर लेना। इसमें ज्यादा इम्पोर्टेंट है फेमा और ये वाला क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन, ये दोनों सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये देख लेना। उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेन ट्रेड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है,
क्यों ये इम्पोर्टेंट है? क्योंकि देखो लास्ट बार का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें ऑलरेडी दे हैव नॉट आस्क्ड एनीथिंग फ्रॉम ब्लॉक 1। मैंने तो नहीं देखा, बट ब्लॉक 1 का इस बार आने के चांसेस आर हाई। और अगर पूछ भी लेता है तो ये अराउंड 5 to 6 मार्क्स के लिए पूछ लेगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, देख लेना। फॉरेन ट्रेड एंड ग्रोथ, ओके, ये छोड़ दें। छोड़ना नहीं है, ये सब एक बार देख लेना। अगर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगे कि रीड करना है तो करना, नहीं तो छोड़ दो। और द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज क्वेश्चंस हमेशा डायरेक्टली पूछा जाता है। डायरेक्ट एंड स्ट्रेट क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड, तो देयर इज नथिंग यू हैव टू वरी अबाउट कि हाँ वो बहुत घुमा के कोई क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रेड पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी, इंडियाज फॉरेन ट्रेड रिसेंट ट्रेंड्स। ओके, हाँ, रिसेंट ट्रेंड्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, दैट इज ये वाला, एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस एंड इंपोर्ट डेस्टिनेशंस। यहाँ पे अगर आप लोग चैप्टर के थ्रू जाओगे तो समझ में आएगा कि इंडिया से इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कौन कौन सी कंट्रीज की है, कौन कौन से कम्युनिटीज पे हुआ है। ठीक है, इसके साथ सर्विसेज पे भी डिस्कशन है, लाइक दिस वन, एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज। तो इंडिया किन किन कंट्रीज के साथ कौन से सर्विसेज का आना जाना हुआ, यानी एक्सचेंज है, तो वो आप ये दोनों टॉपिक से देखना। ठीक है, ये वाला है आपका डेस्टिनेशंस, माने इफ यू आर सेइंग अबाउट डिफरेंट कंट्रीज, which countries has what import and export from India, and this one is are the different services that is provided from India or that are imported to India. Okay, done. तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने बताया इम्पोर्टेंट था ये वाला, और ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, एंड ये वाला आप देख लेना। 1.7 1.8 देखना है, और 1.2 1.3 देखना है। ठीक है, चलो, I'll just go straight away to the next question. Okay, next one is this one, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे यूनिट 2 से ये वाला पोर्शन से क्वेश्चन आ चुका था, यहाँ से। ठीक है, रिसेंट ट्रेंड से क्वेश्चन आ गया था ऑलरेडी, तो रिसेंट ट्रेंड वाला जो क्वेश्चन था वो आप नहीं देखो तो भी चलेगा, तो यू कैन स्ट्राइक दिस ऑफ। मैं सजेस्ट करूंगी नहीं देखने के लिए, बट अगर आप चाहो तो देख सकते हो, बिकॉज एक बार आ चुका है तो फिर भी काफी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देख लेना। उसके बाद मैं बोलूंगी कि ये वाला आप पूरा छोड़ देना, गवर्नमेंट पॉलिसी टुवर्ड्स फॉरेन कैपिटल। इसमें ये जो पूरा एक कहानी है, ये काफी लंबा चौड़ा कहानी है, इसको नए तरीके से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। पॉलिसी चेंजेस, बहुत सारे पॉलिसीज आई हैं गई हैं, अगर ये आप छोड़ दोगे तो कुछ खास आपका लॉस नहीं होने वाला, तो यू कैन कंप्लीटली ओमिट दिस पोर्शन। इसकी जगह पे और भी जो रहेगा वो अटेंड कर लेना। ओके, इससे ज्यादा कुछ यहाँ से ये, बस दैट्स इट। नेक्स्ट इज कैपिटल ट्रांसफर, functions of foreign capital, sources of foreign capital, then हाँ, यहाँ से ना फॉरेन एड के बारे में कुछ चीजें पूछी गई थी। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन में आया था, रिसेंट ट्रेंड्स के साथ सोर्सेज वाला भी था, तो छोड़ सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए एक बार देख के जाना, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर लाइक 4 मार्क्स क्वेश्चन, 4 to 8 मार्क्स क्वेश्चन, 4 to 8 मार्क्स का ये कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अच्छा, ये वाला डेफिनेटली देके जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए फॉर दिस टाइम। ठीक है, दिस टाइम के लिए दिस इज इम्पोर्टेंट, देके जाना। इसके बाद हाँ, ये वाला एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। यहाँ से एक्चुअली एंजल इन्वेस्टर्स का कॉन्सेप्ट आया था, कि जो लोग बाहर से फॉरेन के कुछ कंपनीज हैं, या फिर कुछ देर आर सर्टेन पीपल या कम्युनिटीज जिनको लगता है कि इंडिया में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो काफी ज्यादा रिटर्न्स एंड प्रॉफिट होने के चांसेस है, सो दे बिकम द एंजल इन्वेस्टर टू एनी इंडियन कंपनी, हो सकता है। बट इसके अगर आप लोग शार्क टैंक देखते होगे तो उसका उसके साथ अगर थोड़ा सा रेफरेंस लोगे तो समझ में आ जाएगा
but they are all from here only, so we can't say that they are any foreign institutional investors, but the concept is quite similar. Okay. Now comes India's overseas instrument. हाँ, ये देख सकते हो, नहीं देखोगे तो भी चलेगा. ओके. ओके, अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज इंडियाज स्टार्टअप. तो इंडिया का जो भी स्टार्टअप कंसेप्ट है, कैसे स्टार्ट होता है, किससे क्या परमिशन लेना होता है, एवरीथिंग इज हियर. बेसिकली फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, एक स्टार्टअप का फाउंडेशन कैसे इंडिया में हुआ, कहाँ से ये कंसेप्ट आया, क्यों ये कंसेप्ट इंडिया में आने की जरूरत हुई, तो ये सारी चीजें यहाँ पे हैं. आप यहाँ से ये स्टार्टअप वाला देख लेना एक बार. ठीक है. तो यहाँ से बेसिकली 4 क्वेश्चंस आर इम्पोर्टेंट. एक है ये सोर्सेस ऑफ फॉरेन कैपिटल, ये देखना. नेक्स्ट इज दिस वन, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस एंड इसका जो सिग्निफिकेंस है एंड रेगुलेशंस थोड़ा देख लेना. देन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स देख लेना एंड स्टार्टअप इंडिया देख लेना. ओके, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पोर्शन. ओके, यहाँ पे मैंने शायद कुछ क्रॉस किया था. हाँ, फॉरेन पॉलिसी टूवर्ड्स, हाँ, ये वाला वो वाला पोर्शन था जो मैंने आपको स्ट्राइक ऑफ करके बता दिया कि नहीं करना है. ठीक है. ओके, लेट्स कम टू यूनिट 3. यूनिट 3 में हम लोग इंडिया के बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के बारे में करेंगे, जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 के साथ बहुत ज्यादा रिलेवेंट है, बट इसमें इम्पोर्टेंट उतना कुछ खास नहीं है. जो क्वेश्चन में नहीं आया था उसको छोड़ के जो भी है वो ही इम्पोर्टेंट है, वो आप यहाँ से देखना. ठीक है. एंड यहाँ पे एक दो चीजें इम्पोर्टेंट है टॉपिक वाइज, दैट इज मेथड्स ऑफ करेक्टिंग डिसइक्विलिब्रियम, देन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स डिसइक्विलिब्रियम, deficit and surplus in balance of payments, problems of deficit and trade policy. ठीक है. ये 4 आपको डेफिनेटली करना है, डेफिनेटली करना है. ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम्स एंड डेफिसिट से एक क्वेश्चन आ जाएगा और बैलेंस एंड मेथड से एक क्वेश्चन, तो इस अराउंड 10 to 20 मार्क्स का है इसमें वेटेज, तो कर लेना. उसके बाद इफ यू गो टू अनदर यूनिट, इसमें ना और भी कुछ इम्पोर्टेंट है. ये वही स्ट्रक्चर्स है मैंने बताया अभी, मैंने भी बताया प्रॉब्लम्स आपको करना है, इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन. इसमें ये चीजें इम्पोर्टेंट है, एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड यहाँ से एक दूसरा क्वेश्चन है इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन. ठीक है. ओके, देन कम्स डेफिसिट एंड सरप्लस इन बैलेंस, ये वाला भी बताया मैंने इम्पोर्टेंट है, तो ये वाला आपको कर लेना है. ठीक है. आफ्टर डेफिसिट एंड मैनेजमेंट का जो पोर्शन है उसको छोड़ने के बाद ये पोर्शन में ना थ्योरी ज्यादा आता है. छोटा क्वेश्चन दे आस्क लाइक अराउंड 4 मार्क्स समथिंग, इससे ज्यादा यहाँ से कुछ नहीं आने वाला, बट ये इम्पोर्टेंट है. मैंने बताया था आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट भी मैंने बताया था कि ये भी इम्पोर्टेंट है. एंड इसके बाद में दिस वन, इट इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, बट ये एक्चुअली यहाँ से ना आपका स्टार्ट होता है करंट अकाउंट क्या होता है, देन दे विल आस्क अबाउट कैपिटल अकाउंट. ये मेथड्स मैंने बताया था कि आपको मेथड्स देखना है, मेथड्स जो है वो देखना इम्पोर्टेंट है और इन डिटेल ही देखना. ये क्वेश्चन अगर आता है तो अराउंड 8 मार्क्स का यू कैन एक्सपेक्ट. ओके, और अगर 8 मार्क्स का नहीं आता तो 10 मार्क्स का तो आ ही जाता है, तो 4+4 का भी कॉम्बिनेशन बन सकता है. ओके, सो ये आप लोग कर लेना. ओके, सो वी आर बिगिनिंग ब्लॉक 2. ब्लॉक 2 में भी वही चीजें हैं. ब्लॉक 2 में यहाँ पे आपको ये
फॉरेन ट्रेड के बारे में है। यहाँ से उतना इन डिटेल्स कुछ एनी क्वेश्चन दे डोंट आस्क एज मच, बट आई विल से कि just go through the this portion at least once as a reading। और एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसीज जो है इंडिया में, ईपीजेज, ईओयूज, एसीजेज, ये जो है ये थोड़ा देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। मैं ऐसे बता देती हूँ। इंडिया फॉरेन ट्रेड क्वेश्चन में आपका यूनिट 4 से एक ही क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन नंबर 4 जो था वो, इसमें आपको पूछा गया था कि आप बताओ ट्रेंड्स क्या है, और ये मेजर प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस पूछा गया था, ठीक है। देखना मैं बता रही थी ना कि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो अगर आप टॉपिक वाइज स्टडी करोगे तो बहुत बहुत इजी रहता है समझने में। ये दोनों क्वेश्चन है, ये इस बार के लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट लगता है। आई फील दैट दिस इज इम्पोर्टेंट। उसके अलावा यहाँ पे उतना कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेड ये लोग डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं अगर इजी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो। और ये वाला है ट्रस्ट एरियाज, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में आ चुका है, फिर भी आई से कि इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस यूनिट, ठीक है। तो ये आप छोड़ सकते हो। ट्रेंड्स इन इंडिया, फिर ट्रेड बैलेंस, अगर लगे करना है तो करो, नहीं तो इट्स ऑप्शनल, बट मैं बोलूंगी इम्पोर्टेंस करना। फिर कॉम्पोजिशन देख लेना जिसमें एग्री ट्रेड एंड ट्रेड इन सर्विसेज के बारे में है, फिर आप ये वाला देख लेना। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड का मतलब होता है वही जो मैंने बताया था पहले कि कॉमोडिटीज एंड सर्विसेज जो इंडिया से एक्सपोर्ट होता है या फिर इंडिया में इंपोर्ट होता है उसके बारे में यहाँ पे है। तो इट इज जस्ट लाइक द प्रीवियस जो आपका ब्लॉक था, ब्लॉक 1 में जो था उसी तरह का है। सो इसमें अलग से कुछ देखने की जरूरत नहीं है। मैं बोलूंगी ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये देखना, ये और ये 4 questions you should see and go to the exam, okay? मैं जनरली आपको 4 ही क्वेश्चंस बता रही हूँ, 4 टॉपिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब बता दूंगी या फिर सारे अगर मैं बोलूं कि इम्पोर्टेंट है तो दैट इज डेफिनेटली नॉट पॉसिबल फॉर पीपल टू गो एंड, so that's why I have cut down what portion is important and what is not that important, okay? अगर देखोगे ना तो एंडिंग में बहुत वियर्ड टाइप का एक चीज है। जैसे फॉर एग्जांपल दे हैव एक्चुअली गिवन द रेफरेंसेस कहाँ से आप अदर देन यहाँ से अगर आप कुछ आर्टिकल्स पढ़ना चाहते हो तो वो पढ़ सकते हो, ओके, इफ यू वांट टू, बट दिस इज जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन टाइम। आई सजेस्ट नॉट एट ऑल टू गो ऑल दिस थ्रू। आप ऐसे ही जाओ और जो मैंने थ्योरी बताया वही देख के जाओ, बेटर रहेगा वो आपके लिए, ठीक है, ओके। ये वही है, वर्ल्ड ट्रेड के बारे में था। यहाँ पे ये वाले क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं। ये थोड़ा इजी चैप्टर्स हैं, इस पे ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बट मैं बताऊंगी कि ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इसके बारे में आप थोड़ा सा इन डिटेल्स देख लेना, पॉलिसी एंड ये वाला क्वेश्चन। एंड इसके अगेंस्ट में अगर आप फैक्टर्स देखना चाहते हो तो फैक्टर्स देख लो, एक्सपेंशन फैक्टर्स, इंडिया एंड वर्ल्ड ट्रेड इश्यूज एंड पॉलिसीज, स्ट्रेटेजीज, 1 2 3। अगर लगे तो ये 3 डेफिनेटली देख के जाना। और इफ यू फील लाइक यू वांट टू डू दिस फैक्टर पोर्शन यू कैन, अदरवाइज जस्ट इग्नोर दिस। आई से इग्नोर दिस बिकॉज देयर आर अदर इम्पोर्टेंट थिंग्स टू डू। तो फैक्टर्स मत देखो, कोई बात नहीं, बट ये चारों देख के जाना। दिस 4 आर इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ओके, नाउ वी आर टू, हम लोग आ गए हैं नए वाले पोर्शन पर, दैट इज यूनिट 6। यूनिट 6 में भी इम्पोर्टेंट है, बट यहाँ पे आप कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, एसीजेड यूनिट्स बोलते हैं यहाँ पे। आप अगर इफ यू आर फेमिलियर विथ
विद टैक्सेस, तो SEZ के अलग टैक्स रूल्स हैं। सो फॉर दैट पर्पस इनका जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का जो प्रोसेस है या फिर प्रोसीड्योर है, ये भी काफी अलग है कंपेयर टू अदर्स। सो मैं बोलूंगी कि आप ये वाला क्वेश्चन डेफिनेटली देख के जाना, बिकॉज दे आर डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर क्वेश्चन। तक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स एक होता है जो कि आपके it relates to the kind of commodities and kind of units that is एक कोड होता है जो अटैच कर दिया जाता है पर्टिकुलर कमोडिटीज के साथ। जब उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है तो उसको किस तरीके से करना है वो बताया यहाँ पे। ओके, तो ये वाला इम्पोर्टेंट है, देखना 6.6। देन यू कैन गो फॉर दिस चैलेंजेस एंड स्ट्रेटजीज, एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन। ये देखना, एक्सपोर्ट प्रमोशन के बारे में थोड़ा सा देख लेना, साइकोलॉजी, इवोल्यूशन, बेसिकली डेफिनेशन देखना। एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स इंपॉर्टेंट है, एक्सपोर्ट प्रमोशन, चैलेंजेस एंड ये 4 पोर्शंस यू हैव टू गो थ्रू। ओके, मैं जनरली लास्ट के पोर्शन ज्यादा बताती हूँ बिकॉज मुझे हमेशा ही लगता है कि कोई भी यूनिट का अगर आप लास्ट पोर्शन उठा के देखोगे ना, तो उनमें से क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट बन चुके हैं वो मतलब पास्ट ईयर्स में आ चुके हैं, या फिर अदर टीचर्स उनको भी ज्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं या फिर बोलते हैं कि इम्पोर्टेंट है करके जाओ। एंड टीचर्स का ये बहुत फेवरेट जोन होता है टू आस्क, दैट इज क्वेश्चन पेपर मतलब बुक के लास्ट से ज्यादा पूछना है ना। तो दैट्स व्हाई इज लाइक उसी तरह से मैंने आपको बताया। बट तो ब्लॉक 3 में हम लोग आ गए, तो इसमें हम लोग कोई पास है यूनिट 7, 8, 9, 10, 11, 12, वेर इन ये वाला स्टार्ट हुआ आपका इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट ब्लॉक्स, इम्पोर्टेंट 3, ब्लॉक 3 एंड ब्लॉक 4। तो ब्लॉक 3 में आपके पास है ये चीजें लाइक टेक्सटाइल इंडस्ट्री, then we'll get to know about handcrafts industry. We'll get to know about trends of export. Okay, engineering goods. We'll get to know about jewelry and gems and handicrafts. तो ये एक क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में पूछा गया था लास्ट ईयर में, एंड दिस वाज आल्सो आस्क्ड। ओके, सो रिमेनिंग 2 कम्युनिटीज हैं, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिटीज विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर। तो ये जून महीने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देख के जाना है। ओके, एंड एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स, ये भी देख के जाना है। एंड द लास्ट वन, आप सर्विसेज के बारे में यहाँ पे पढ़ के जाना, बिकॉज सर्विसेज से क्वेश्चन आता ही आता है। मैं आपको 8 एंड 9 करने के लिए उतना नहीं बोलूंगी, बट अगर आपने 8 एंड 9 किया तो मैं आपको बता दूंगी कितना करना है। अदर देन दैट यू डोंट हैव टू डू 8, 9 एंड 11 फॉर दैट मच। यू कैन डू यूनिट 7, यूनिट 10, यूनिट 12, इन पे ज्यादा जोर देना है। ठीक है, चलो। ओके, यूनिट 7 मैंने बताया ये इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसमें आपको 4 क्वेश्चंस के पार्ट 4 पोर्शंस आपको देखने हैं। ओके, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स एंड स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्सेस, एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस एंड recent trends in export. Recent trends in export of what? Of agricultural products. ठीक है, तो ये 4 पोर्शन आपको हर एक का देखना है। ये जो चारों यूनिट्स है ना, मतलब जितने सारे भी यूनिट्स हैं इस ब्लॉक में, हर एक ब्लॉक का हर एक यूनिट में ये जो 4 है ये कॉमन पॉइंट्स हैं। रिसेंट ट्रेंड्स क्या क्या है उस प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट पे, देन उनका स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस बताओ, उसके अगेंस्ट में एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स क्या क्या लिया गया है, एंड व्हाट आर द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स एंड स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्सेस। तो ये 4 मैंडेटरीली आपको करके जाना है फॉर श्योर। ठीक है, जितने भी है सबका देख के जाना है। इसके बाद अगर आप पूरा छोड़ दोगे तो देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके,
आई कैन एश्योर यू कि इसमें से इस बार क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, चलो मैं आपको बताती हूँ क्यों ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ओके, ये वही वाले क्वेश्चंस हैं, मतलब ये पास्ट डेटा को रिलेटेड है, तो मैं बोलूंगी कि ये करने की जरूरत आपको उतना बिल्कुल भी नहीं है। आप ये छोड़ के जाओ तो देर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, ओके, ये देखो रिसेंट ट्रेंड्स में हम लोग आ चुके हैं। रिसेंट ट्रेंड्स में यहाँ पे राइज इन डिमांड, rise in demand of organic, then food, digital tools, precise farming, improved promotion and branding campaign। दिख रहा है ना, ये सारे पॉइंट्स में ही है, तो अगर आप पॉइंट्स में इसको कर लोगे तो बहुत इजी रहेगा। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स, ये 10 मार्क्स टू 20 मार्क्स का आराम से फंस जाएगा, इसमें कुछ करने का अलग से है नहीं, क्योंकि मैंने बताया ना ये इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन फंस जाते हैं जनरली। ठीक है, ये वाला अगर आपको नहीं करना है तो मत करो, देर इज नो प्रॉब्लम, बट ये चारों करके जाना है क्योंकि फंसेगा ही ये क्वेश्चन। ठीक है, द थिंग इज जब एग्जाम के पहले का टाइम होता है ना, तब सबको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का ही जरूरत पड़ता है। ओके, टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स में देखोगे ना, तो यहाँ से लास्ट जो क्वेश्चन आया था वो यहाँ से पूछा गया था। आप एक्सपोर्ट मेजर्स के बारे में थोड़ा बताओ, एंड ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इसके रिसेंट ट्रेंड्स के बारे में अगर थोड़ा बता सकते हो तो बताओ। मैं यही बोलती हूँ कि आप कुछ भी लिखो रिगार्डिंग वेदर यू आर मेकिंग रॉ मटेरियल्स या फिर रेडीमेड, तो उनके अगेंस्ट में अगर आप स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस लिखोगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखना, जैसे इंट्रोडक्शन इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या है, उसमें क्या क्या एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट हो सकते हैं, उसके बाद उसके स्ट्रेंथ वीकनेसेस एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स, अगर ये सब लिख दोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे मार्क्स उठ जाएंगे, चाहे आप आगे का कोई भी ये पोर्शन करो या ना करो, इट डजेंट मैटर। ठीक है, ये 4 पॉइंट डेफिनेटली देख के जाना। 1 2 3, यहाँ से 3 देखोगे तो हो जाएगा। ठीक है, बस देख के जाना यहाँ से, बिकॉज ये पास टाइम आ चुका है, तो देर इज वेरी लेस चांस ऑफ दिस कमिंग दिस ईयर। हाँ देखो, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स, कितने सारे पॉइंट्स है, 15 पॉइंट्स आते हैं, दिस विल डेफिनेटली फेच मार्क्स। दैट्स व्हाई एग्जाम हॉल में आते हैं, मतलब एग्जाम्स में आ जाते हैं। ओके चलो, नेक्स्ट इज जेम्स एंड ज्वेलरी। ये आया था क्वेश्चन में, बट द क्वेश्चन वाज फॉर 10 मार्क्स, तो मैं ये बोलूंगी कि वहाँ पे आप अगर जेम्स एंड ज्वेलरी के बारे में थोड़ा लिख दोगे एंड उनका कंपोजिशन बताओगे, देन यू कैन से अबाउट द रिसेंट ट्रेंड्स इन एक्सपोर्ट्स ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी एंड हैंडीक्राफ्ट्स। तो ये बेसिक था फॉर दिस टाइमिंग। अगेन, strength and weaknesses, export promotion measures, future prospects of gems, jewelry and handicrafts। ठीक है, तो ये करने से हो जाएगा। ओके, तो दिस वन इज फॉर इलेक्ट्रॉनिक कमोडिटीज, ये भी क्वेश्चन में आया था। सॉरी, ये नहीं आया था, ये नहीं आया था, ये नहीं आया था। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड कमोडिटीज पे अगर आप करते हो तो यहाँ पे स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स करना पड़ेगा, एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स एंड स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्सेस पे आपको करना है। ठीक है, 1 2 3, ये तीनों इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ के जो क्वेश्चंस है, ये अगर आप चाहो तो नहीं भी कर सकते हो, बट इट्स अप टू यू। ओके, 1 2 3, ठीक है, ये तीनों करना। हम्म,
ओके, यहाँ पे एक डायग्राम है जो मैं थोड़ा आपको बता देना चाहती हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है फॉर दिस टर्म। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वाला क्वेश्चन नहीं आया है, इसलिए इम्पोर्टेंट स्कीम्स के बारे में बातचीत यहाँ पे हो सकता है। तो ये स्कीम्स थोड़ा देख लेना कि ये स्कीम्स क्या क्या है। देयर आर बेसिकली ये जो डायग्राम है इसमें आपको मिल जाएगा ईएमसी, एसपीईसीएस, ईपीआई आईटी हार्डवेयर के लिए है एंड पीएलआई है लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो ये देखना है इसमें चार मेजर स्कीम्स हैं जो इंट्रोड्यूस किया गया बाय गवर्नमेंट टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर। ठीक है, तो इसमें ये चारों सेक्टर्स हैं, ये चारों नाम है आपका। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर दिस टर्म ऑफ एग्जाम। अच्छे से देख के जाना, कुछ नहीं ज्यादा है, बट आप स्कीम्स के नाम याद रखो कि क्या क्या स्कीम है, उन्होंने क्या क्या इंसेंटिव लाया वो लिखना है, टारगेट क्या क्या है वो टारगेट लिखना है आपको, एंड उसके अगेंस्ट में जो एलिजिबिलिटी है वो लिखनी है, फिर टीने और बतानी है। ठीक है, तो फॉर दिस टर्म ऑफ एग्जाम दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस पोर्शन। ठीक है, तो सपोर्टिंग स्कीम्स एंड उसके अगेंस्ट में आपको क्या क्या है स्टोरी यहाँ पे लिखनी है। एंड इसके बाद से ना प्रोसेस बताया गया है कि आप एज अ कंपनी आप कैसे इन स्कीम्स को अपने इम्प्लीमेंट कर पाओ। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन स्टेटस है, फिर आपको कैसे क्या करना है वो यहाँ पे है। तो अगर आप चाहो तो देख लो, बट आई सजेस्ट कि ये देख के जाना चाहिए आपको क्योंकि ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में 100% चांस है आने के। ठीक है, तो देख लेना। ठीक है, फाइन। फ्यूचर रिस्पॉन्सेस एंड स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्सेस में देयर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई हैव टू से, दैट इज समृद्धि। ठीक है, समृद्धि आपको पढ़नी है। ये एक स्टार्टअप एक्सीलरेटर है जो लाया गया है माइटी के थ्रू। तो इसके बारे में आप स्टडी करना, खुद अच्छे से एक दो तीन चार बार रीड करना, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज सेइंग, क्योंकि समृद्ध बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इस बार के एग्जाम के लिए। ये एंड इसके ऊपर वाला जो क्वेश्चन मैंने अभी बताया आपको, इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेगा अराउंड 4 to 6 मार्क के लिए। ठीक है, ओके, लेट्स गो टू इंजीनियरिंग गुड्स। ये ऑलरेडी पहली बार आ चुका है पहले, तो इसमें तीन इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चंस बनेंगे। एक स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस होगा यहाँ पे ऑफ इंडिया इन एक्सपोर्ट, ये वाला है, ये एक तो करना है आपको, एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स एंड स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्सेस। ठीक है, मैं ये इसीलिए बताती हूँ क्योंकि मैंने बताया इसमें बहुत पॉइंट्स हैं, तो आप अगर पॉइंट्स को याद रखोगे तो आंसर आराम से बन जाएगा आपसे। ठीक है, और जितना हो पाया उतना करो, डोंट हैव टू टेक अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, बट अगर नेम्स याद रखोगे तो हो जाएगा, खुद से लिख पाओगे एटलीस्ट। इफ यू राइट द नेम्स ऑल्सो दैट विल ऑल्सो फेच यू मार्क्स। इसमें 11-12 पॉइंट्स है, माई गॉड 13 पॉइंट्स आते हैं। हम्म, ठीक है, दिस टाइम के लिए ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मैंने जो बताया पहले वाला इलेक्ट्रॉनिक वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो देखना है। ठीक है, चलो, ट्रेड इन सर्विसेज। अब हम लोग सर्विसेज के बारे में बात करेंगे कि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज जब इंडिया से हो रहा है तो क्या क्या स्ट्रेंथ वीकनेसेस हमें फेस करना पड़ा, क्या क्या मेजर्स हमें लेना पड़ा फॉर प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम इंडिया, फिर प्रोस्पेक्ट्स एंड स्ट्रेटजीज क्या था। ठीक है, WTO एंड ट्रेड इन सर्विसेज। ओके, ये पोर्शंस आप देख लेना। Then,
चलो, ब्लॉक 4 में हम लोग आ जाते हैं। इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि ब्लॉक 4 में आपके पास में देयर आर यूनिट्स। तो अब ब्लॉक 4 बहुत इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू ब्लॉक 3। ब्लॉक 4 इज मोर इम्पोर्टेंट क्योंकि ब्लॉक 4 से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए थे लास्ट टाइम। यूनिट क्वेश्चन नंबर 6 ब्लॉक 4 से था, क्वेश्चन नंबर 7 ब्लॉक 4 से था, क्वेश्चन नंबर 8 भी ब्लॉक 4 से था। सो 3 क्वेश्चन वहां से ही कवर था। ऑलमोस्ट 45 to 50 मार्क्स का कवरेज वहीं से आपको है। सो अच्छे से करके जाना है, ब्लॉक 4 छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ब्लॉक 4 में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या है। ओके, लास्ट टाइम यूएसए से क्वेश्चन आ चुका था, तो अगर आपको लगता है यूनिट 13 करना है तो करो, नहीं तो मत करो। बट यूनिट 14 दिस टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये डेफिनेटली आपको करना है। यूनिट 15 चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो नहीं करो, देयर इज नो प्रॉब्लम। एंड दिस पोर्शन ऑल्सो यूनिट 17, ये भी आपका आ चुका था लास्ट टाइम क्वेश्चन में, बट बहुत छोटा सा क्वेश्चन आया था, नॉट अ बिग वन, बट अगर चाहो तो कर सकते हो। यूएसए वाली करने की जरूरत नहीं है फॉर दिस टाइम। एंड आप क्वेश्चन नंबर 15 चाहो तो करना, बट मैं बोलूंगी कि हर एक का ना चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज जो पोर्शन है ये हर एक में है। ठीक है, ये देख लेना, क्योंकि अगर कोई एक पोर्शन का भी आपको कॉमन लग गया तो आप कुछ ना कुछ लिख पाओगे। ठीक है, यूनिट 16 से लास्ट टाइम क्वेश्चन आ चुका है, तो इस बार भी आने के चांसेस है। अगर नहीं आया तो ये वाला कर लेना। यूनिट 14 इस बार बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दिस टाइम यू विल बी नोइंग अबाउट यूरोपियन यूनियन से क्वेश्चन आ सकता है। देन इंडो यूरो ट्रेड के बारे में बातचीत कर सकते लोग, ट्रेड प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज को डिस्कस करने भी बोला जा सकता है। ठीक है, इसीलिए ये पोर्शन दिस फॉर दिस टाइम इट इज इम्पोर्टेंट। यूनिट 16 भी इम्पोर्टेंट है, ऑल्दो यूनिट 16 में बहुत सारे मतलब लास्ट टाइम के कंपैरिजन में यहाँ पे और भी कुछ और क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसीलिए मैं बोलूंगी कि अगर आप यूनिट 16 कर रहे हैं तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड इकोनॉमिक आउटपुट, ओके, ये वाला पोर्शन कर लेना। एसआरसी इकोनॉमिक आउटलुक, SAARC preferential trading agreement and formation of SAPIA and journey towards SAFTA। तो ये वाला पोर्शन देख लेना। ठीक है, अगर करना चाहते हो तो ये देख लेना। अगर लगे कि बहुत लेंदी है, नहीं कर पा रहे तो छोड़ देना, देयर इज नो प्रॉब्लम, बिकॉज दूसरे जो पोर्शंस मैंने बता दिए वहां से ऑलरेडी बहुत सारा क्वेश्चन आपका कॉमन लग जाएगा। ठीक है, यूनिट 13 अगर आप चाहो तो इंडो यूएस ट्रेड प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज देखना, और ये हर एक के लिए देखना। ठीक है, ओके, आई जस्ट से फ्रॉम हियर ओनली। देखो देखो, चैलेंजेस अपॉर्चुनिटीज इकोनॉमिक रिलेशंस। ठीक है, ये हर एक का है, हर एक का देखना है। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम यूएस, फिर जापान का भी है यहाँ पे, फिर आपको यूरो का भी मिलेगा, वो हर एक यूनिट में आप देख लेना। एंड यहाँ से अगर करना है तो ये कर लेना, दैट्स इट। इसके अलावा आपको इस बुक से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी जितना मैंने बताया दैट इज मोर देन इनफ टू कवर इन वन सिटिंग। 1-2 दिन या 3 दिन का अगर आपके पास टाइम रहता तो अच्छा होता। एंड आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट टू अपलोड दिस वीडियो, बट अपकमिंग वीडियोस विल बी कमिंग ऑन, थोड़ा 1-2 दिन पहले मैं डाल दूंगी। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, हैप्पी रिविजन, अच्छे से पढ़ो एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चन को देख के पढ़ो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर रिस्पेक्टिव क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू।